चांदनी रात थी, समंदर शांत था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान था और उसी तूफान से जूझ रहा था आर्यन, एक तन्हा लेखक जो अपनी प्रेमिका की मौत के बाद मायूसी में डूब चुका था। हर रात वो उसी बीच पर आकर बैठता जहां कभी उसके ख्वाब पले थे, उसी चट्टान पर जहां बैठकर उसने उसे प्रपोज किया था। लेकिन अब वो चट्टान उसकी तन्हाई का साथी बन चुकी थी। एक रात जब वो आंखें बंद करके उस बीते प्यार को याद कर रहा था, तभी पानी में एक हलचल हुई, जैसे कोई चुपके से उभरा हो, और तभी उसकी बंद आंखों पर कुछ ठंडी सी बूंदें पड़ी। आंखें खोलते ही सामने थी एक हसीन लड़की, मगर उसके बाल जैसे लहरों से बने हों, बदन चमकता हुआ जैसे चांदी में लिपटा हो, और उसकी आंखें जैसे पूरे समंदर की गहराई उसमें उतर आई हो। वो चौंका। तुम कौन हो? वो मुस्कुराई। मुझे नीलिमा कहते हैं, मैं समंदर की बेटी हूं। आर्यन पहले तो हंसा, फिर जब उसने देखा कि उसका नीचे का हिस्सा मछली की तरह है, उसकी सांसें अटक गईं। ये कोई सपना था या जादू? नीलिमा हर रात उसे वहीं मिलती, कभी दूर से देखती, कभी पास आकर बातें करती। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता गहराने लगा और आर्यन को उसमें वो सुकून मिलने लगा जो इंसानों की दुनिया में नहीं था। एक रात जब आर्यन ने उससे पूछा, तुम मेरे पास रोज क्यों आती हो? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मैं भी टूटी हूं, और शायद तेरा दर्द मेरे दिल के घावों को चुपचाप सहला जाता है। अब वो एक दूसरे के दर्द के साथी बन चुके थे, पर इन मुलाकातों के बीच एक खिंचाव था, एक चाहत थी जो धीरे धीरे आर्यन को नीलिमा के नजदीक खींचने लगी। एक रात जब दोनों अकेले थे, समंदर की चट्टान पर बैठे थे, नीलिमा ने कहा, अगर मैं इंसान होती तो क्या तुम मुझसे शादी करते? आर्यन ने मुस्कुराकर उसकी उंगलियां थामी और बोला, तू इंसान नहीं, पर तेरा दिल इंसानों से कहीं ज्यादा सच्चा है। मैं तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता हूं जितना किसी औरत से करता, शायद उससे भी ज्यादा। नीलिमा की आंखों से दो बूंदें लुढ़क गईं। पहली बार एक इंसान ने जलपरी से दिल की बात कही थी, बिना किसी डर के, बिना किसी शक के। उस रात चांदनी की रोशनी में, समंदर की लहरों के बीच, आर्यन ने नीलिमा को अपनी बाहों में भर लिया। उसका बदन पानी से भी ज्यादा मुलायम था, उसकी सांसें नम और गर्म। उसकी गर्दन पर जब आर्यन की उंगलियां फिसलीं तो नीलिमा ने कांपते हुए उसकी छाती पर सिर रख दिया। आर्यन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और कहा, मैं तुझे चाहने लगा हूं, उस हद तक जहां अब खुद को भूलने लगा हूं। नीलिमा ने भी अपने होठों को उसके होठों से मिलाया। वो चुंबन पहली बार था, और ऐसा कि समंदर की लहरें भी कुछ पल को थम गईं। उस रात दोनों की आत्माएं जैसे एक हो गईं। आर्यन का जिस्म अब उस जलपरी की लहरदार देह से मिल चुका था, और दोनों ने खुद को एक दूसरे में खो दिया। न वक्त रहा, न इंसानी कायदे, बस मोहब्बत थी और समर्पण था। पर सुबह का सूरज अब उनके प्यार की सबसे बड़ी चुनौती लेकर आने वाला था, क्योंकि नीलिमा पर श्राप था कि वो सूरज की पहली किरण तक अगर इंसान के साथ रही तो वो रेत में बदल जाएगी। जब आर्यन ने यह सुना, उसका दिल कांप उठा। नहीं, मैं तुझे खो नहीं सकता, और उसने वहीं समंदर में छलांग लगा दी, बिना सोचे कि आगे क्या होगा। नीलिमा चीखी, तू मर जाएगा। पर जब आर्यन ने अपनी सांसें थामी और नीलिमा को गले लगाया, तब समंदर ने भी उसके प्यार को महसूस किया, और एक चमत्कार हुआ। आर्यन की टांगें अब फिन्स में बदल चुकी थीं। वो इंसान नहीं रहा, वो भी जलपरी बन चुका था। समंदर ने उनके प्यार को मंजूर कर लिया था। अब दोनों हर रात समंदर की लहरों में एक दूसरे को बाहों में लिए डूबते हैं, चूमते हैं, सिसकते हैं और जीते हैं, क्योंकि उनका प्यार अब इंसानों की दुनिया से बाहर एक जादुई और अमर दुनिया में सांसें ले रहा है। अब जब आर्यन इंसान नहीं रहा था, बल्कि जलदूत बन चुका था, उसके फिन्स अब नीलिमा से मिलते जुलते थे, और समंदर की तेज धाराएं भी अब उसके लिए दोस्त बन गई थीं। नीलिमा ने उसका हाथ थामा और कहा, अब तू मेरा नहीं, मेरी दुनिया का भी हिस्सा बन गया है। नीलिमा उसे अपनी दुनिया की गहराइयों में ले गई, वहां जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, पर मोतियों की चमक और जादुई मछलियों की रोशनी हर दिशा को रोशन करती थी। समंदर के सिंहासन पर बैठी थी नीलिमा की माँ, समुद्र रानी तरांगिनी, जो किसी इंसान की उपस्थिति को मंजूर नहीं करती थी, भले ही वो अब जलदूत बन चुका हो। तरांगिनी ने गुस्से में कहा, तेरे इश्क ने हमारे कानून तोड़े हैं, अब या तो ये तुझे छोड़ दे या तू इसकी रानी नहीं रहेगी। नीलिमा कांपते हुए बोली, माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूं, लेकिन उसका प्यार मेरी रूह का हिस्सा बन चुका है। मैं उसे छोड़ूं, इससे बेहतर है मैं खुद को खत्म कर लूं। आर्यन ने कहा, अगर मेरा प्यार उसकी तकदीर को बिगाड़ रहा है तो मैं वापस इंसान बनने को तैयार हूं, चाहे मौत क्यों न मिल जाए। तरांगिनी ने उन्हें एक आखिरी मौका दिया। समंदर का दिल नामक एक नीला मोती जो समंदर के सबसे अंधेरे गुफा में छुपा है, अगर वो उसे लेकर आए तो उनका प्यार अमर हो सकता है, वरना ये मोहब्बत खत्म मानी जाएगी। और अब शुरू होती है दोनों की सबसे खतरनाक यात्रा। समुद्री ड्रैगन, जल राक्षस, बवंडर जैसी लहरों के बीच से होते हुए जब दोनों उस काली गुफा तक पहुंचे तो सामने था एक ऐसा रहस्यमयी राक्षस जो नीलिमा की ही परछाई था। उसके ही भीतर का डर, ईर्ष्या और मोह। उसने आर्यन को अपने वश में करने की कोशिश की। उसके मन में नीलिमा के लिए शंका भरने लगी। कहा, क्या तू जानता है, एक दिन वो तुझसे ऊब जाएगी, तुझे छोड़कर फिर इंसानों की दुनिया में लौट जाएगी। आर्यन का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन तभी नीलिमा उसके पीछे आ गई।
उसने राक्षसी परछाई से कहा, प्यार शक नहीं विश्वास से जीता है, और उसने अपने ही भीतर की बुराई को अपने आंसुओं से मिटा दिया। मोती उन्हें मिल गया और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ एक चमत्कारी रोशनी फैल गई। अब नीलिमा और आर्यन का प्यार सिर्फ समंदर का नहीं बल्कि समंदर की आत्मा का हिस्सा बन गया। जब दोनों वापस पहुंचे, रानी तरांगिनी उनकी आंखों में सच्चाई देखकर मुस्कुरा उठी। तुम दोनों अब सिर्फ प्रेमी नहीं, इस समंदर की रूह हो। फिर हुआ सबसे सुंदर दृश्य। समंदर की गहराई में समुद्री फूलों से सजी एक बारात, नीलिमा और आर्यन की जल विवाह, जहां जलपरियां, डॉल्फिन और जादुई जीव उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। आर्यन ने नीलिमा की कमर में हाथ डालकर कहा, अब कोई श्राप, कोई दुनिया हमें जुदा नहीं कर सकती। उसने उसे अपनी बाहों में भरा और उनके होठों की मुलाकात समंदर के सबसे खूबसूरत चुंबन में बदल गई, वो चुंबन जिसने समंदर की लहरों को भी सहरने पर मजबूर कर दिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। उनकी देहें एक दूसरे में ऐसे उलझीं जैसे लहरें रेत से, उनकी सांसें समंदर की गहराइयों में एक नई आग बनकर तैरने लगीं। और कहते हैं, आज भी अगर कोई पूरी रात समंदर किनारे चुपचाप बैठे तो उसे एक नीली रोशनी में दो रूहें तैरती नजर आती हैं। नीलिमा और आर्यन, दो प्यार करने वाले जिनका इश्क किसी दुनिया की हदों में नहीं बंधा। समंदर की दुनिया अब आर्यन और नीलिमा की थी। दोनों का प्यार अब लहरों में सांसें ले रहा था और हर रात उनका मिलन एक नई आग, एक नई मिठास और एक नई गहराई में उतरता जा रहा था। लेकिन अब नीलिमा कुछ अलग महसूस करने लगी थी। उसके अंदर एक अजीब हलचल थी, उसकी धड़कनें पहले से तेज थीं और उसका चेहरा रोशन रहने लगा था। रानी तरांगिनी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, अब तू सिर्फ प्रेमिका नहीं रही बेटी, अब तू माँ बनने वाली है। नीलिमा हैरान रह गई, उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के, डर के और मोहब्बत के। आर्यन जब ये सुनकर उसके पास आया तो उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू मेरे लिए समंदर थी, अब हमारे प्यार की लहरें आने वाली हैं। और उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। एक नया जीवन, एक नया खतरा। अब समंदर में हलचल तेज हो गई, जलपरियां गाने लगीं, मगर एक डर भी गहराने लगा, क्योंकि ऐसा बच्चा पहले कभी इस दुनिया में नहीं आया था। आधा इंसान, आधा जलजंतु, ऐसी संतान जिसे दोनों दुनियाओं ने कभी स्वीकार नहीं किया था। गर्भ के 7वें महीने में नीलिमा की हालत बिगड़ने लगी। वो दर्द से कराहने लगी, समंदर की धाराएं उग्र हो गईं। आर्यन उसे थामे हुए बार बार कहता, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन समंदर की गहराइयों में एक रहस्यमय पुरानी आत्मा जाग गई थी, कालमाया, जो सदियों पहले इंसानों से धोखा खा चुकी थी और अब किसी भी आधे इंसान को जीवित नहीं रहने देना चाहती थी। कालमाया का हमला और एक जन्म। एक रात कालमाया ने हमला किया, समंदर का पानी काला पड़ गया और उसने नीलिमा की कोख पर वार किया। तभी आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति से उसे रोका। उसकी आंखों में आग थी, तू मेरी औलाद को छू भी नहीं सकती। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आर्यन ने नीलिमा को मोतियों की एक छिपी गुफा में भेज दिया, जहां जलपरियां उसे बचाने के लिए मंत्र पढ़ती रहीं। नीलिमा दर्द में थी और तब पहली बार उसने वो किया जो किसी जलपरी ने कभी नहीं किया था। उसने खुद को इंसानी रूप में बदल लिया, सिर्फ एक बार, अपनी औलाद को जन्म देने के लिए। और फिर लहरों के बीच जन्म हुआ एक चमत्कारी बच्चे का, जिसकी आंखें नीली थीं, सांसें पानी में चलती थीं, लेकिन दिल धड़कता था इंसान की तरह। उसका नाम रखा गया आदित्य। एक नई शुरुआत। आर्यन थका हुआ लौटकर आया और जब उसने अपने बच्चे को पहली बार देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने नीलिमा का माथा चूमा और कहा, हमारे प्यार की सबसे खूबसूरत रचना अब हमारे बीच जिंदगी सांसें ले रही है। उस रात तीनों समंदर की गोद में लेटे रहे, नीलिमा, आर्यन और आदित्य। एक नई शुरुआत, एक नई दुनिया और एक ऐसी मोहब्बत जो अब विरासत बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि समंदर के बाहर की दुनिया अब इस रहस्य से अनजान नहीं थी और इंसानों की दुनिया अब उस बच्चे तक पहुंचने के लिए बेचैन हो चुकी थी। वक्त बीत चुका था और अब नीलिमा और आर्यन का बेटा आदित्य जवान हो चुका था। उसकी आंखों में समंदर की गहराई थी, उसकी चाल में इंसानी जोश और उसकी रगों में दोनों दुनियाओं की ताकत थी। लेकिन उसके दिल में थी एक बेचैनी अपनी पहचान को लेकर। उसने कभी जमीन को महसूस नहीं किया था, कभी स्कूल नहीं देखा, न दोस्त न दुनिया, लेकिन उसका दिल बार बार उस ओर खिंचता जहां से उसके पिता आए थे, इंसानों की दुनिया। एक दिन आदित्य ने मां से पूछा, क्या मैं कभी ऊपर जा सकता हूं? नीलिमा कांप गई। नहीं बेटा, वहां तुझे अपना नहीं समझेंगे, तुझे पकड़ लेंगे। इंसानों को जो समझ नहीं आता वो उसे कैद कर लेते हैं। पर आदित्य ने मन ही मन तय कर लिया था, उसे अपनी असली दुनिया देखनी थी। वो कौन था, उसे जानना था। और एक रात वो चुपचाप निकल पड़ा धरती पर। वो पहली बार समुद्र से बाहर आया, चमकती सड़कों, ऊंची इमारतों और भीड़ भरे शहर में, जहां हर चेहरा तेज था लेकिन हर दिल खाली। एक लड़की थी ऐना, एक समुद्री जीव वैज्ञानिक जो अक्सर अकेले समंदर के किनारे बैठकर रिसर्च किया करती थी। वहीं आदित्य से उसकी पहली मुलाकात हुई जब वो समंदर में गिर गई और आदित्य ने उसे बचाया। उसके गीले बदन को देखकर ऐना चौंकी। तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारे शरीर पर फिन्स हैं। आदित्य डर गया, लेकिन ऐना मुस्कराई, तुम अनोखे हो, पर डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे जैसी चीजों को समझना चाहती हूं, उन्हें खत्म नहीं करना।
धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। ऐना को आदित्य की मासूमियत, ताकत और उस रहस्यमयी जादू से मोहब्बत हो गई, और आदित्य को ऐना की आंखों में वो अपनापन मिला जो समंदर में भी उसे न मिला था। पर खतरा अब करीब था। ऐना के लैब में काम करने वाला एक लालची साइंटिस्ट डॉक्टर राजा उस पर नजर रख रहा था, और जब उसने आदित्य की सच्चाई जानी, उसने ऐना को ब्लैकमेल किया। अगर तूने उसे मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुझ पर केस करवा दूंगा। ऐना ने आदित्य को सब सच बता दिया, और पहली बार आदित्य फूट फूट कर रो पड़ा। माँ ठीक कहती थी, इंसान कभी मोहब्बत नहीं करते, वो सिर्फ पकड़ना जानते हैं। लेकिन ऐना ने उसका चेहरा थामते हुए कहा, मैं इंसानों जैसी नहीं हूं, मैं तुझसे प्यार करती हूं, जैसे तू है वैसे। वो पहली बार था जब आदित्य ने किसी इंसानी लड़की को छुआ। उसकी त्वचा गर्म थी, उसकी धड़कन तेज, और जब उसने अपने होठों को ऐना के होठों से जोड़ा तो उनके बीच कुछ ऐसा पिघल गया जैसे समंदर की बर्फ और आग एक साथ बहने लगी हो। उस रात उनका मिलन हुआ, नर्म रोशनी में, टेंट में, समंदर के किनारे, जहां आदित्य ने ऐना को अपनी सच्चाई की हर परत उतार कर दे दी, और ऐना ने भी उसके साथ अपना सब कुछ बांट दिया। लेकिन सुबह जब आदित्य जागा, ऐना गायब थी। उसे लगा शायद वो डर गई, लेकिन हकीकत और खतरनाक थी। डॉक्टर रजा ने उसे बंद कर लिया था, और अब पूरी मीडिया और साइंस की दुनिया उस हाइब्रिड मछली लड़के को पकड़ने के लिए हंट शुरू कर चुकी थी। समंदर के भीतर भी हलचल मच चुकी थी। नीलिमा और आर्यन ने जब सुना कि उनका बेटा इंसानी दुनिया में फंस गया है तो आर्यन गरजा, अगर किसी ने मेरे बेटे को छुआ तो मैं पूरा शहर समंदर में डुबा दूंगा। अब माँ, पिता और प्रेमिका तीनों के प्यार के बीच फंसा था आदित्य। क्या वो खुद को बचा पाएगा? क्या ऐना अपने प्यार को कैद से छुड़ा पाएगी? या फिर ये कहानी वहीं खत्म हो जाएगी जहां इंसानियत की सीमाएं शुरू होती हैं? अब आदित्य एक कांच के पिंजरे में कैद था। उसके फिंस सूखते जा रहे थे, सांसें रुक रुक कर चल रही थीं, और उसकी आंखों में सिर्फ दो चेहरे थे, माँ और ऐना। डॉक्टर रजा और उसकी टीम हर दिन आदित्य के शरीर से नमूने निकालते, उसके डीएनए को बेचने की तैयारी करते, क्योंकि आदित्य अब सिर्फ एक इंसान या जलजंतु नहीं था, वो एक जैविक चमत्कार था जो पूरी विज्ञान की दुनिया बदल सकता था। पर ऐना हार मानने वाली नहीं थी। वो जानती थी कि आदित्य को बचाना सिर्फ प्यार का नहीं, उसकी रूह का सवाल था। वो चुपके से रजा की लैब में घुसी, लेकिन पकड़ी गई। अब दोनों एक ही कमरे में थे, दोनों घायल, दोनों लाचार, लेकिन आंखों में वही पुराना गहरा इश्क। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, तू क्यों आई? तुझे कुछ हो गया तो? ऐना मुस्कराई, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी बचूंगी किस लिए? और अगले पल जैसे ही ऐना ने आदित्य को छुआ, उसकी आंखों से एक नीली रोशनी निकली। वो शक्ति जो नीलिमा से आई थी, जो रानी तरंगिनी की विरासत थी, वो शक्ति अब आदित्य के शरीर में जाग गई। उसके शरीर की फिंस चमकने लगीं, उसकी सांसें तेज हो गईं, और उसकी आंखों से नीला प्रकाश फूट पड़ा। वो अब सिर्फ एक बेटा नहीं था, वो था समंदर का योद्धा। एक जोरदार चीख के साथ उसने अपने बंधन तोड़े, कांच की लैब दरारों में बदल गई, मशीनें उड़ने लगीं, और वो उठा जैसे पूरा समंदर उसके खून में दौड़ गया हो। डॉक्टर रजा भागने लगा, लेकिन आदित्य ने उसे सिर्फ इतना कहा, तेरे जैसे लोग प्यार को कभी समझ नहीं पाएंगे, पर आज तू देखेगा प्यार कैसा बदला लेता है। उसने रजा को नहीं मारा, बस उसकी यादें मिटा दी, ताकि वो भूल जाए कि कोई आदित्य था, क्योंकि प्यार में खून नहीं बहता, सिर्फ सबक छोड़े जाते हैं। अब आदित्य और ऐना समंदर की ओर भागे, और जैसे ही उन्होंने लहरों को छुआ, समंदर ने अपने बेटे को फिर से गले से लगा लिया। नीलिमा और आर्यन उन्हें देखकर रो पड़े। उनका बेटा लौट आया था, और वो अकेला नहीं था, उसका प्यार भी साथ था। उस रात समंदर की लहरें फिर संगीत बन गईं, जलपरियां नाच रही थीं, और चट्टानों पर बैठा आदित्य ऐना को अपनी बाहों में लेकर उसके माथे पर किस करते हुए बस यही कह रहा था, तू मेरी ताजगी है, मेरी ताकत है, तू मेरे इश्क की सबसे खूबसूरत जीत है। और उस लहरों के बीच समंदर ने एक नई प्रेम कथा को जन्म दिया। इंसान और जलजंतु के बच्चे ने इंसानों को इंसानियत सिखा दी, क्योंकि जब मोहब्बत में ताकत हो तो वो जमीन और पानी की हदें भी तोड़ देती है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक क्लिक हमें अगली कहानी लाने की ताकत देती है।